मुंबई के गोरेगांव में बुधवार को एक साहित्य के कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद संस्थान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई के साहित्य जगत से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी के कहानी संग्रह बैंड बाजा बुलेट का विमोचन भी किया गया। इस कहानी संग्रह की खास बात यह है कि इस कहानी संग्रह में कुल 25 कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियां बेहद रोचक और लघु कथाएं जैसी हैं। कहानियों के छोटे होने की वजह से ये आज के युवाओं में भी साहित्य के प्रति रुचि पैदा करती हैं। ये चर्चा गोष्ठी मेरी यह तीसरा कहानी संग्रह है, बैंड बाजा बुलेट। इस संग्रह में 25 कहानियां हैं। पहला संग्रह मेरा एक था नर एक थी मादा थी, उसमें भी 25 कहानियां थी। दूसरा संग्रह था एक मृग सोने का, उसमें भी 25 कहानियां हैं। और तीसरा ये संग्रह बैंड बाजा बुलेट, इसमें भी 25 कहानियां हैं। ये कहानियों का संग्रह है। कहानियां मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कहानियां पढ़ने का शौक़ बड़े लोगों को ही नहीं होता। हम सबको जब से हम पैदा होते हैं कहानी सुनने का शौक़ बना रहता है। छोटे बच्चे हों या बड़े बुज़ुर्ग हों या बूढ़े हों, हर व्यक्ति चाहता है कि कहानी सुने, कहानी रोचक हो और सुनाने वाला रोचक ढंग से उसे कहे। आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, समय अभाव के कारण बड़ी कहानियाँ लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं। इसलिए मैंने अपनी कहानियाँ छोटे छोटे कहानियाँ लिखी हैं जो 3 पेज या 4 पेज की हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर ख़त्म हो सकती हैं और उसके अंदर पूरा भाव जो मैं कहना चाहता हूँ आ जाता है। लोग बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं। इसलिए पसंद कर रहे हैं कि आज के युग में इस समय लोगों के पास समय नहीं है। वो चलते चलते, बस में बैठते बैठते या ऑफिस जाते जाते चाहते हैं कि 2-3 कहानियाँ हम पढ़ लें, और ये बड़े आसानी से हो जाता है। हम एक स्टॉप से बस के इस स्टॉप पे बैठते हैं, दूसरे स्टॉप पे अगर हमें उतरना है तब तक मेरी ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो समय को देखते हुए मैंने ये छोटी कहानियाँ लिखना शुरू किया है। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हमारे मुंबई के एक बहुत ही चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी, उनका कहानी संग्रह है बैंड बाजा बुलेट, उसके ऊपर चर्चा गोष्ठी है। और ये सिर्फ उनके कहानी संग्रह पर ही चर्चा गोष्ठी नहीं है, बल्कि एक तरीके से जो समग्र साहित्यिक संसार है हिंदी का, उसके ऊपर भी चर्चा गोष्ठी है। और उसमें डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी का जो कहानी संग्रह है वो एक माध्यम का काम कर रहा है। ये एक ऐसा कहानी संग्रह है जिसमें आज के समाज की जो बड़ी परेशानियां हैं, जो लोगों के सामने समस्याएं हैं और आधुनिक पीढ़ी के सामने जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कहानियां लिखी गई हैं। बहुत सरल भाषा में कहानियां लिखी गई हैं, जो कि आज की आवश्यकता है कि सरल कहानियां लिखी जाएं, छोटी कहानियां लिखी जाएं और सीधी सीधी बात को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार के कहानी संग्रह है जो कि अपने आप में एक दिशा देने वाला काम करेगा लोगों को, की और समाज को भी दिशा देने का जो काम है साहित्य का, उस काम को ये कर पाएगा। आज का ये जो आयोजन है खास तौर से इसी उद्देश्य के साथ है। साहित्य के प्रति आज के युवाओं में रुचि कम होने लगी है, जिसका कारण आज के सोशल मीडिया के बढ़ते वर्चस्व को माना जाता रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने भी साहित्य को बढ़ने में अहम योगदान दिया है। ब्रिज मोहन अग्रवाल, आशीर्वाद संस्था जो है उसका चेयरमैन हूँ लगभग 25 साल से। और हमको बड़ी खुशी हुई, मेरे को जाने का सौभाग्य नहीं मिला कि उमाकांत वाजपेयी जो निर्देशक हैं, उनका किताब का विमोचन मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हुआ और काफ़ी बॉम्बे में लोगों ने उस चीज़ को प्रोत्साहन दिया। संगीता वाजपेयी, बैंड बाजा बुलेट मेरे पिताजी यानी डॉक्टर वाजपेयी की तीसरी पुस्तक है। और वो जिस सिंप्लिसिटी से सोचते हैं, उस सिंप्लिसिटी से अक्षर किताबों में लिखते हैं और उसी सिंप्लिसिटी से हम उन्हें पढ़ते हैं। और इतने सिंपल भाव से वो लिखते हैं
तो मैं कभी कभी आश्चर्य करती हूँ, पापा आप इतने सिंपल कैसे हो सकते हैं? इतनी सिंप्लिसिटी आज के दौर में, आज के ज़माने में कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बस वही इस किताब की विशेषता है जो आई फील दैट एवरीबडी शुड रीड एंड कम बैक टू सिंपल नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। बस, थैंक यू। असल में हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में और जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी बीच में मरती हुई इंसानियत को पहचान नहीं पाते हैं। तो इंसानी रिश्तों को, उनके बीच की ऊष्मा को और इंसान को बचाने की जो जद्दोजहद है, उसके लिए ऐसी कहानियों की रचना होनी चाहिए। और ये वाजपेयी जी की इन कहानियों में यही स्वर मुख्य है कि जो वास्तविक जीवन है हमारा, जो समाज में जो आजकल हम जो लोग जी रहे हैं, उसको बचाना है, और इसलिए ये कहानियाँ बहुत ही आवश्यक हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विभुदत्त राउत है। हमारा जो कंपनी है, कंपनी का नाम है स्टोरी मिरर। जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि दुनिया भर का सारे स्टोरीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है। मतलब अगर 700 करोड़ लोग पृथ्वी में है तो 700 करोड़ लोग का 700 करोड़ स्टोरीज़ हमारे एक प्लेटफॉर्म में चाहिए, जो हमारा एम है। विद दैट एम ऑलमोस्ट 2 years टाइम वी हैव बीन ऑपरेशनल फॉर 2.5 years। तो हमें ऑलमोस्ट 72,000 स्टोरीज़ हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं एंड वी हैव पब्लिश्ड क्लोज टू 100 ओवर बुक्स, 108 बुक्स वी हैव पब्लिश्ड सो फार। हम मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती। वाजपेयी जी को मैं 6-7 महीना पहले मिला एक इवेंट के दौरान। उनका एक था नर, एक था मादा, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। I purchased that book from that event and it was very good. So I thought probably why not we publish another book of yours. तो हम लोग उनसे बात किए थे, तो फिर wrote almost 25 stories. उनके हर एक बुक में 25-25 स्टोरीज है, तो it was good collection. मैं वीरेंद्र याग्निक। आज बहुत ही अच्छा अवसर है जबकि हम सब लोग हमारे परम स्नेही डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी के कहानी संग्रह बैंड बाजा और बुलेट के पर जो परिचर्चा है उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी लिखते हैं, छोटी लिखते हैं लेकिन बहुत ही संवेदना के साथ लिखते हैं। और वास्तव में कहानीकार का यही कर्तव्य भी है कि समाज में जो कुछ घट रहा है, समाज में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, उसे शब्दों में पिरोकर कहानी के रूप में समाज के सामने परोसे, ताकि समाज के लोग, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, उसको देखे, समझे, पढ़े और उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के पथ को निश्चित करें। देखिए, आज जो स्थिति है साहित्य की, वो बहुत एकांगी होता जा रहा है। एकांगी से मेरा तात्पर्य है कि हम केवल एक ही प्रकार की रचनाएं करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। वो एकांगीपन जो है वो साहित्य के लिए बहुत घातक है। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहा जाता है, आज से नहीं, अनादिकाल से। तो समाज के में इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी विद्रूप हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रकार के आतंक और प्रलोभन हैं। आतंक भी है, प्रलोभन भी है। तो हमारा साहित्य उस सबको स्पष्ट करे, उस सबको व्यक्त करे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल जो साहित्य है वो एकांगी होता जा रहा है। जहाँ तक वाजपेयी जी की पुस्तक का प्रश्न है, पुस्तक तो मैं पूरी अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, केवल इधर उधर से थोड़ा पलट कर देखा है। लेकिन वाजपेयी जी को मैं आज से नहीं, शायद वो बम्बई में सब आए थे तब से मैं जानता हूँ। और ये जो आशीर्वाद संस्था का स्थापना हुई है, उसके भी पहले से मैं वाजपेयी जी को जानता रहा हूँ। और उस समय एक बड़ी शैशव अवस्था में थी आशीर्वाद।
तो उस समय की जो स्थितियां हैं वो मुझे याद हैं अच्छी तरह से कि हम लोग छोटी छोटी गोष्ठियां करते थे और छोटे छोटे मीटिंग हुआ करती थी और चर्च गेट में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ बैठकर वो हम लोग चर्चा करते थे। तो मेरे उस समय से लेकर और आज तक वाजपेयी जी ने अपनी यात्रा किस तरह से की है ये सब मैंने आज तक अच्छी तरह देखा है। और उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रचनात्मकता जो है वो बरकरार रही है। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व से हिंदी साहित्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन समाज की मांग को देखते हुए अंग्रेजी की जरूरत को भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन हिंदी को खत्म कर अंग्रेजी को अपनाया जाए, इसे भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल बहुत लंबी रेंज लेके चल रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपने युग में सार्थक थे, समर्थ थे, सब कुछ था। आज वो युग नहीं है और हर युग अपने लिए साहित्य पैदा करता है और हर साहित्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। आज हमारे सामने ज्ञान के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, मनोरंजन के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं जो उस समय नहीं थे। उस समय साहित्य पढ़ने के लिए लोग भाषा सीखते थे, आज वो ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल ही सारी भाषाएं सिखा देता है, मोबाइल ही पूरी दुनिया का साहित्य उपलब्ध करा देता है। तो दो चीज़ें हैं, हम किसी काल से तुलना न करके आज को देखें कि आज हमारा पाठक, हमारा लेखक, हमारा प्रकाशक क्या कर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास पढ़ने के तरीके बदल गए हैं, लिखने के तरीके बदल गए हैं। अब पूरा साहित्य मोबाइल पर लिखा जा रहा है, पूरी किताब लिख लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें बदलाव का संकेत हैं और नई पीढ़ी, हर नई पीढ़ी अपने लिए तरीके ढूंढ दी और आज का साहित्य आज के हिसाब से बिल्कुल सही चल। ठीक है कि रोमन में भी लिखा जा रहा है, कविताएं मोबाइल पर रोमन में लिखते हैं सारी, अभी भी बात हो रही थी। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, साहित्य अपनी जगह पर। हाँ, एक बात डिस्टर्ब करती है कि उस समय हमारे पास साहित्य के अलावा, किताबों के अलावा और कुछ ज़्यादा मनोरंजन के साधन नहीं थे, है ना। अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मनोरंजन के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, उपयोग में लाने के लिए भी, जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये तय है कि साहित्य की जगह किनारे हुई है। लेकिन देखो तो सोशल मीडिया ने हमारे पाठक बढ़ाए भी हैं और विस्तार भी मिला है। अब मेरी कहानी दुनिया भर में कोई भी पढ़ सकता है और मैं दुनिया भर के साहित्य अपने मोबाइल पर पढ़ सकता हूँ। तो बदलाव तो है ही, लेकिन किसी काल से तुलना करके हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। जो बात जिस भाषा में कही जानी उस लिपि तो उसकी चाहिए। अब रोमन में हम पंजाबी लिखें या गुजराती लिखें या अंग्रेजी लिखें, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि लिपि से ही आप अपनी बात कह सकते हैं। मातृभाषा से हम लिपि की तरफ पहुँचते हैं, लिपि से हम साहित्य की तरफ बढ़ते हैं, तो वो होना चाहिए। मैं रोमन में इसका समर्थक नहीं हूँ। हाँ, जहाँ अड़चने रही, जैसे उर्दू में तकलीफ़ आई, संस्कृत में तकलीफ आई, दोनों भाषाएं पीछे छूट गई। अब उर्दू का विस्तार कैसे हुआ? हिंदी में लिखकर वहाँ एक विस्तार मिला। संस्कृत इसलिए छूट गई कि वह कड़े नियम थे, सब कुछ था, पीछे छूट गई। अब उर्दू सिखाने वाले भी नहीं हैं, सीखने वाले भी कम हो गए। लेकिन अगर उर्दू की गज़लें मुझ तक हिंदी में पहुँचती हैं तो मैं उसका आनंद ले सकता हूँ। तो कई जगह तो ये फ़ायदे की भी बात है, लेकिन रोमन के समर्थन में मैं नहीं। कहानी संग्रह के विमोचन के मौके पर साहित्य संगोष्ठी की भी प्रस्तुति की गई, जिसमें साहित्य के प्रसार पर चर्चा हुई। इस तरह के आयोजन से न सिर्फ साहित्य के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं में भी साहित्य को लेकर उत्सुकता बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह और अनिल सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।